नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश के शो टैक्स मंत्रा पर। और इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं कि जो बजट में टैक्स से जुड़े हुए ऐलान हुए हैं उसका आप पर क्या असर होगा। तमाम ऐलान जो बजट में हुए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। बहुत बहुत शुक्रिया बलवंत जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए। सर, मैं शुरुआत बजट के प्रस्तावों का लोगों पर क्या असर हुआ उसी से करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण जिसकी चर्चा चल रही है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है एसजीबी, उस पर अब टैक्स देना होगा। तो हमारे दर्शकों को आप बताइए किसे टैक्स देना होगा, कितना देना होगा, कैसे देना होगा। देखिए अनुराग जी, ऐसा है, अभी तक तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थे उस पे 5 साल कंप्लीट होने के बाद में, मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू होने के 5 साल बाद में आप आरबीआई से रिडीम करवा सकते हो। और उसका टेन्योर 8 साल का है, तो 5 साल के बाद में आप रिडीम करवाए तो आप भले मार्केट से खरीदा है, आप इनिशियल सब्सक्राइबर है, वो जो रिडीम्पशन है वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता था। और ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा तो जाता तो कोई कैपिटल गेन नहीं लगता था। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल था, एचयूएफ और ट्रस्ट के लिए नहीं है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में प्रपोज किया है कि ये जो डेफिनेशन है, जो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, वो चेंज कर देंगे। और उसके लिए जो जो इनिशियल सब्सक्राइबर है, जो वो अगर 8 साल तक रखेगा तो ही उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। मतलब एक हिसाब से ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया। नहीं सर, मैं आपसे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्लैरिटी होगी, मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। इससे जो अगला क्लैरिटी मैं बलवंत जैन से ले रहा हूँ, क्योंकि सर कई सारे लोगों ने जब एसजीबी का इशू आ रहा था तो अपने डीमेट अकाउंट का जो ऐप है अलग अलग कंपनियों का, वहाँ से एसजीबी का जो है गोल्ड एसजीबी बॉन्ड खरीदे थे। तो अब उनके मन में ये शंका है कि जब वो रिडीम कराएंगे तो उन्हें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या कितना लगेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जिनके पास भी अपने प्लेटफॉर्म हैं अपने डीमेट अकाउंट के, उनसे खरीदे हुए हैं। तो नहीं, अगर डीमेट से खरीदे हैं, मतलब उन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, तो वो ये एग्जम्पशन अभी नहीं मिलेगी, भले आप 5 साल बाद भी रिडीम कराते हैं तो। परंतु ऊपर ने आरबीआई ने जब सीरीज जारी करी और आप इनिशियल सब्सक्राइबर है जब भी इश्यू किया और उसमें आपने सब्सक्राइब किया है, और अगर आप उनको 8 साल तक रखते हो तो ही आपको यह कैपिटल गेन का एग्जम्पशन है। पर अभी तक तो जैसे आपने मार्केट से खरीदा है या आप इनिशियल सब्सक्राइबर है, अगर आप आरबीआई को टेंडर करते थे 5 साल पूरा होने के बाद में, तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता था। अभी भी मतलब ये जो चेंजेज है वो 1 अप्रैल 2016 से लागू होंगे। तो अभी तक 2016 तक, अप्रैल 2016 तक 4 सीरीज है जो 5 साल पूरे हो गए हैं और जिनको आप आरबीआई को रिडीम्पशन के लिए टेंडर कर सकते हो। 31 मार्च से पहले अगर कोई करता है तो हाँ, कर सकते हैं। तो 4 सीरीज है वो, अगर आप 31 मार्च के, अगर जिन्होंने भले ही जब आरबीआई का इशू आया था, भले ही आपके डीमेट अकाउंट से इशू में खरीदे थे, तो वो आरबीआई से ही माने जाएंगे। लेकिन जब सब्सक्रिप्शन का इशू नहीं था और आपने अपने अकाउंट से खरीदे, वहां पर आपको टैक्स देना होगा 1 अप्रैल के बाद में। 1 अप्रैल के अभी 31 मार्च तक अगर आपने 1 साल पहले भी खरीदा है मार्केट से और 5 साल पूरा होने के बाद आरबीआई की जो रिडीम्पशन की टाइमलाइन है उसमें आप टेंडर करते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। और अभी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 12 महीने के बाद में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, उस पर 12.5% का टैक्स लगेगा। और जो शॉर्ट टर्म है वो 12 महीने के पहले शॉर्ट टर्म वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपके स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा उसके ऊपर। ओके, तो क्योंकि हमने देखा है कि अभी गोल्ड के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं और इसमें पुरानी सीरीज के भी लोग होंगे जिनके द्वारा एसजीबी खरीदा हुआ होगा, तो उनको क्या रिडम्पशन करना चाहिए या फिर नहीं रुकना चाहिए। देखिए 4 इश्यू है वो मतलब अभी से 31 मार्च के बीच में रिडीम्पशन के लिए एलिजिबल है। तो मेरे हिसाब से आपका जो बॉन्ड लेने का कोई भी पर्पज हो, आपको 12.5% बचा देना चाहिए। और अगर आप गोल्ड का एक्सपोजर मेंटेन करना चाहते हैं तो आप अभी रिडीम करके पैसा ले लीजिए और वही पैसा वापस आप फिजिकल गोल्ड में डाल दीजिए। कई लोगों ने जैसे अपने बच्चों की शादी के लिए
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में डाला, बोला अरे बिना टैक्स के ये तो अपना प्राइस एप्रिसिएशन अपने हाथ में आ जाएगा, तो आप 31 मार्च के पहले जिसमें भी एलिजिबिलिटी है वो रिडीम कर दीजिए और मार्केट से गोल्ड बिस्किट या गोल्ड कॉइन वगैरह खरीद लीजिए, तो आपको, और वो सोना फिर आप अपनी बच्चों की शादी के टाइम यूज कर सकते हैं, तो उस स्टेज पे भी आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। बिल्कुल। और सर आपके मुताबिक कितने लोग होंगे जो इस टैक्स लायबिलिटी के दायरे में आएंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो जब सब्सक्रिप्शन आया था तभी एसजीबी खरीदा होगा। नहीं, ऐसा है कि कुछ लोगों ने उस टाइम किया है, परंतु जब जब से ये सोने के भाव बढ़ने लग गए और पिछले 2-1 साल से गवर्नमेंट का कोई भी एसजीबी का इश्यू नहीं आया है, तो उन्होंने सोचा कि अरे मार्केट से खरीद लेते और रखेंगे अपन तो टेन्योर तक, या 5 साल बाद रिडीम्पशन के लिए डाल देंगे और वो पैसा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो वो दोज पीपल आर फीलिंग चीटेड कि भाई अब हमने तो ये सोच के इन्वेस्ट किया कि ये टैक्स फ्री रहेगा और ये तो गवर्नमेंट टैक्स लेवी कर रही है उसके ऊपर। तो और सर एसजीबी के क्या क्या फायदे थे जिस वजह से काफी आकर्षित था ये? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो था कि आप 5 साल तक रखा और उसके आप भले ही रखा मतलब 5 साल बॉन्ड की अवधि पूरी होने तक आपके पास रहा, तो आप आरबीआई को टेंडर करो कभी भी 8 साल तक, तो वो आपके हाथ में टैक्स फ्री आता था, बरोबर है, तो 12.5% का वो टैक्स बच गया। इसके अलावा जैसे आम के आम गुठली के दाम बोलते वैसी बात हो गई, जो इश्यू प्राइस था उसके ऊपर गवर्नमेंट आपको 2.5% का ब्याज और दे रही थी, मतलब जो मार्केट में सोने का जो एप्रिसिएशन हुआ उस पे गवर्नमेंट 2.5% का टॉपअप और करके दे रही थी। तो ये तो बहुत अट्रैक्टिव था और कई लोगों ने पैसा डाला है, परंतु चूंकि सेकेंडरी मार्केट में भी मिल रहा है तो लोगों ने सेकेंडरी मार्केट में भी खरीदा है कि उनको लगा कि भाई सोने का भाव बढ़ रहा है और यह सबसे बढ़िया तरीका है गोल्ड का एक्सपोजर लेने का। बिल्कुल। तो जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आएगी, जिन्होंने सीधा सब्सक्रिप्शन के दौरान लिया है तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उनको 8 साल तक रखना पड़ेगा। उनको 8 साल, पूरा 8 साल या 5 साल से? 8 साल, पूरा 8 साल। मतलब वो पहले अभी तक जो डिफिनीशन है उसमें रिडिम्पशन लिखा हुआ है, रिडिम्पशन 5 साल बाद होता है, परंतु जो चेंज प्रपोज किया उसमें मैच्योरिटी लिखी है, मैच्योरिटी 8 साल बाद है। तो वहां पर भी बदलाव कर दिया गया, पूरा 8 साल रखना ही होगा। हाँ, बिल्कुल। दोनों साइड से पकड़ लिया है। दोनों साइड से पकड़ लिया, बिल्कुल। सर शेयर बायबैक के नियमों में भी वित्त मंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है, तो इससे आम लोगों पे क्या असर होगा और क्या बदलाव है शेयर बायबैक के नियमों में? देखिए, अभी तक जो है शेयर बायबैक का जो रूल्स है वो चेंज होते रहे हैं। अभी प्रेजेंट जो रूल है उसके हिसाब से आपको शेयर के बायबैक पे जितना पैसा मिलता है वो पूरा का पूरा पैसा आपका डिविडेंड गिना जाता है और आपका स्लैब रेट पे टैक्स लगता है। आपने भले 100 रुपये में बायबैक हुआ और 90 में खरीदा है तो भी आपको टैक्स 100 रुपये पे देना पड़ता है, और जो 90 रुपये आपकी कॉस्ट है वो आपका कैपिटल लॉस माना जाता है। और अगर आपका कोई दूसरा कैपिटल गेन हो तो उसके सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल गेन दूसरा कोई कैपिटल गेन नहीं है जिसके सामने इसको एडजस्ट किया जा सके तो वो आपका नुकसान हो गया। तो अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि ये जो वापस कैपिटल गेन माना जाएगा, मतलब आपकी जो परचेज कॉस्ट है और जो बायबैक प्राइस है उसका डिफरेंस ही कैपिटल गेन माना जाएगा। मतलब इसी केस में 100 और 90 के बीच में जो 10 रुपये का डिफरेंस है, 10 रुपये पे ही आपको टैक्स भरना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। मतलब लिस्टेड शेयर है तो 12 महीने बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है, नॉन लिस्टेड है तो 24 महीने बाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका असर मतलब रिटेल निवेशकों पे ज्यादा पड़ेगा या प्रमोटर्स पे पड़ेगा, वहां भी कोई क्लासिफिकेशन है? देखिए, प्रमोटर के लिए तो वैसा का वैसा ही रख दिया है। मतलब जो रिटेल इन्वेस्टर को चूंकि डिफरेंस पे ही टैक्स भरना है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए फायदा हुआ है। प्रमोटर है उनको एक अलग से एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। मतलब उनको जैसा कंपनीज है तो कंपनीज की जो रेट ऑफ टैक्स है बायबैक में टेंडर करने वाली, और इंडिविजुअल है तो उनको भी वापस कुल मिला के 30%, अगर प्रमोटर है तो 30% उनको लगेगा, पर जो नॉन प्रमोटर है उनको डिफरेंस पे पैसा लगेगा। मतलब डिफरेंस पे जो आपने शेयर खरीदा था और बायबैक किया उसकी जो बीच का अंतर है वो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। प्रमोटर को भी एक तो वो टैक्स लग जाएगा। अच्छा, और दूसरा एक एडिशनल टैक्स और है कि अगर आप प्रमोटर हो तो आपको इतना % एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल।
अगली सर चीज जो बजट में वित्त मंत्री के द्वारा ऐलान की गई कि टैक्स फाइलिंग में कुछ रियायत दी गई है, तो उससे आम टैक्स पेयर्स को क्या फायदा होगा? देखिए ऐसा है, टैक्स फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो आज की तारीख में 3 ड्यू डेट है। एक तो जो फॉर्म 1 और 2, 3, 4 जो भी जिनके अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं उनकी 31 जुलाई है, और जो ऑडिट होती है उनके 31 अक्टूबर, और जिनका ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है उनकी 30 नवंबर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि जो ये 31 जुलाई वाली जो ड्यू डेट है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। जिनके बिजनेस इनकम है और अकाउंट्स ऑडिट नहीं होते हैं उनको 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त ड्यू डेट दे दी गई है। तो इससे टैक्स पेयर को तो फायदा हो नहीं हो, परंतु चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जरूर रिलीफ हो जाएगी जो आईटीआर फाइल करते हैं। 31 जुलाई तक इंडिविजुअल्स के कर देंगे, फिर 1 महीना और बाकी के लिए मिल जाएगा। नहीं, वो भी इंडिविजुअल के लिए है। 31 जुलाई वाली डेट भी इंडिविजुअल के लिए है, पर जो बिजनेस करते हैं, जो प्रोप्राइटरशिप वाले हैं, उन जिनके अकाउंट्स की ऑडिट नहीं होती है, ऑडिट होती है उनका तो 31 जुलाई ही है। तो जो फॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 है वो भी जो नॉन ऑडिट वाले थे उनकी 31 जुलाई थी। अभी चेंज कर दिया, फॉर्म नंबर 1 और 2 फाइल करने वाले 31 जुलाई तक फाइल करेंगे, और 3 और 4 वालों के लिए 31 अगस्त कर दी। 3 और 4 वालों के लिए 31 अगस्त कर दिया गया है। और रिवाइज आईटीआर के भी नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। अभी देखिए ऐसा है, एक तो ड्यू डेट पे आपको रिटर्न फाइल करना है। ड्यू डेट चूक जाते हैं तो आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, और आप रिवाइज भी कर सकते हैं। रिवाइज करने की तारीख भी 31 दिसंबर है। तो आपने सपोज बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर को फाइल किया, फाइल करने के बाद में आपको 1 जनवरी को ध्यान आता है कि मेरा गलती हो गया कुछ, तो चूंकि बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की और रिवाइज रिटर्न फाइल दोनों फाइल करने की एक ही तारीख है, तो इस केस में जो रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, 31 मार्च कर दी है। बिलेटेड रिटर्न मतलब जो ड्यू डेट के बाद जो रिटर्न फाइल होता है वो बिलेटेड रिटर्न है। बिलेटेड रिटर्न की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है। आपको रिटर्न रिवाइज करने के लिए 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, परंतु जैसा कहते हैं नो लंच इज फ्री, तो ये जो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है उसके लिए आपको फीस भरनी पड़ेगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 1,000 रुपये की फीस है, अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो 5,000 की फीस है। और अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो तो भी यही लेट फीस लगती है। तो अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है और उसको आपको रिवाइज करना है 31 दिसंबर के बाद में, तो आपको ये लेट फीस 2 स्टेज पे दोनों बार देनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिलेटेड में तो यही है कि रिटर्न फाइल करना भूल गए और आपने किया, और रिवाइज्ड तो सर कोई ऐसा कर सकता है कि बिलेटेड ही नहीं करे और सीधा रिवाइज करे? नहीं, रिवाइज तो जो होगा उसको ही रिवाइज किया जा सकता है ना। अच्छा, तो जैसे ओरिजिनल रिटर्न है जो ड्यू डेट तक फाइल किया है और ड्यू डेट तक फाइल नहीं किया वो बिलेटेड रिटर्न हो गया, बरोबर है। अगर रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो रिवाइज क्या करोगे? जो रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो रिवाइज क्या करेंगे? और कुछ ऐलान जो है चेंजेस हुए हैं वो अपडेटेड आईटीआर के संबंध में भी हुए हैं, तो उसमें क्या टैक्स पेयर्स को ज़्यादा रिलीफ दी गई है? देखिए अभी तक ऐसा है कि आप जो पहले तो मैं अपडेटेड रिटर्न आईटीआर का प्रोविजन समझा देता हूँ कि 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल किया तो हो गया, उसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते। तो आपको अगर लगा कि अरे मेरी बहुत सारी इनकम बताना भूल गई, कई बार भूल जाते हैं, कई बार किसी सामने वाले ने क्रेडिट कर दी, पेमेंट नहीं किया, आप बताना भूल गए, तो इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन था कि आप असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के बाद में 4 साल के आप जो है वो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। उसमें आपको अगर आप 12 महीने के अंदर करते हो तो 25% जो ब्याज और टैक्स है उसका 25% एक्स्ट्रा देना पड़ता था। 2, 3 और 4 साल के बाद करते हो तो 50%, 60% और 70% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता था। और ये पहले से प्रावधान थे? ये पहले से प्रावधान था, परंतु अगर आपका जैसे लॉस का रिटर्न है और आप इनकम कुछ बता रहे हैं पर उससे लॉस कम हो रहा है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल नहीं कर सकते थे। आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है तो ही अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे। तो गवर्नमेंट को ध्यान में आया कि अगर लॉस भी कम होता है तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को तो फायदा है, क्योंकि उतना लॉस नेक्स्ट ईयर्स में सेट ऑफ कम होगा। तो भी गवर्नमेंट ने बोला अगर आपका लॉस कम होता है तो भी आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बार मालूम पड़ जाता है कि आपने कोई इनकम नहीं बताई है,
तो वो रीअसेसमेंट का नोटिस देते हैं आपको सेक्शन 148 में। तो अभी तक जो प्रोविजन था कि एक बार आपका कोई रीअसेसमेंट का नोटिस आ गया तो आप अपडेटेड आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। अभी जो प्रपोजल है उसमें ऐसे केस में अगर आपको नोटिस आ गया इनकम टैक्स से कि भाई आपका कोई रिटर्न नहीं, इनकम नहीं बताया आपने, तो आप रिटर्न फाइल करो, तो उनको भी ये फैसिलिटी दे दी गई है। उनको 10% और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एक तरह से राहत दी गई है। अब राहत दी गई है पर फ्री में नहीं है। इसके लिए आपको 25% की जगह 35%, 50 की जगह 60, 70 की जगह ऐसा ज्यादा 10% और एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स ठीक है ना सर, नोटिस की जो हेडक है उससे अच्छा थोड़ा अतिरिक्त हाँ, आपको लगता है कि आप चोरी करते हुए पकड़े गए हैं, तुरंत कन्फेस कर दो तो ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अपडेटेड रिटर्न सर वो क्या बोलते हैं, रिवाइज आईटीआर के 31 मार्च के बाद ही मुमकिन है। 31 मार्च के बाद ही मुमकिन है, मतलब वो उस साल का, पर पुराने वाले साल के तो भर सकते हैं ना आप, 4 साल के एक साथ भर सकते हैं। परंतु जैसे आपने 2025 वाला 24-25 वाला जो अपडेटेड आईटीआर है वो आप 1 अप्रैल के बाद में भर सकते हैं। हाँ, एक और चीज बलवंत जी मैं आपसे समझना चाहता था कि एनआरआई से अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें क्या टीडीएस से जुड़े हुए नियमों में राहत दी गई है, और कितनी राहत दी गई है, उससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों को क्या फायदा होगा? ऐसा है अनुराग जी, राहत प्रोसीजरल दी गई है। मतलब जैसे आप रेसिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 1% का टीडीएस काटना पड़ता है, और दोनों का पैन नंबर कोट करके आप 26 क्यू भी है वो आप रिटर्न कम चालान है वो भर सकते हैं। अगर आप नॉन रेसिडेंट से अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको पहले टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ता है, फिर वो आप एक बार आपके पास 10 नंबर है तो आपको हर क्वार्टर पे आपका टीडीएस का रिटर्न भरना पड़ता है। तो वो क्यूम्बरसम था। जो बिजनेस में नहीं है, जिसको सिर्फ एक बार ही टीडीएस काटना है, उसको 10 नंबर लेना पड़ता था, और आगे भी अगर सरेंडर नहीं करवाया, कैंसिल नहीं करवाया तो रिटर्न भरने की जवाबदारी थी। तो उनको चेंज कर दिया है। अभी जैसे रेसिडेंट से आप जैसे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इसी तरह आप नॉन रेसिडेंट से भी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 10 अकाउंट नंबर लेने की जरूरत नहीं है। दोनों का पैन नंबर भी कोट करके आपका ट्रांजैक्शन हो सकता है और आप टैक्स भर सकते हैं। जैसे 1% आप टीडीएस जमा कराते थे उसी तरह से 1% नहीं है वो टैक्स का रेट जो है वो नॉन रेसिडेंट पे जो टैक्स एप्लीकेबल होगा, लॉन्ग टर्म है तो 12.5% है और शॉर्ट टर्म है तो 30% है, वो टैक्स का रेट लगेगा। पर प्रोसीजर सेम है, टैक्स का रेट अलग है, प्रोसीजर सेम हो गया। अभी प्रोसीजर थोड़ा सिंपल कर दिया गया। अगर एनआरआई प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो रेसिडेंट इंडियन रेजिडेंट खरीद रहा है, इसके अलावा सर टीसीएस में भी बदलाव किए गए हैं, तो ये जो घूमने जाते हैं लोग उनके लिए अच्छी खबर है, और जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको कैसे फायदा होगा टीसीएस के नियमों में बदलाव? देखिए, मैं पहले तो आपको टीडीएस और टीसीएस में फर्क बता देता हूं। टीडीएस क्या होता है, जब कोई इनकम देता है तो देने के पहले काट देता है, टैक्स डिडक्टर पेमेंट करने वाला काटता है। टीसीएस में क्या होता है कि जो पेमेंट ले रहा है उसको पेमेंट के अलावा थोड़ा टैक्स और कलेक्ट करना पड़ता है। इसको टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है जिसके अंदर जो रेसिडेंट इंडियन है वो हर साल $2.5 लाख तक का पैसा, यूएस डॉलर का पैसा बाहर भेज सकते हैं। तो उसमें जैसे आप मेडिकल के लिए भेजते थे या एजुकेशन के लिए भेजते थे तो पिछले साल तक 5% का रेट था, 10 लाख के ऊपर फिर 20% का रेट था, बाकी में टूर वगैरह पे भी ज़्यादा रेट था। तो अभी वो रेट टीसीएस का रेट कम कर दिया है। अभी 2% का रेट आप एजुकेशन के लिए, आपका मेडिकल के लिए या दूसरे कोई पर्पज के लिए या कोई फॉरेन टूर, जो टूर ऑपरेटर है उनको कलेक्ट करना पड़ता था एक्स्ट्रा पैसा। हालांकि वो पैसा लॉस नहीं है, वो आप रिटर्न भरते समय रिटर्न भरते पर वो कैश लिक्विडिटी प्रॉब्लम में उतना पैसा एक्स्ट्रा लगता था। और गवर्नमेंट का पर्पज जो टीसीएस प्रोविजन इंट्रोड्यूस करने का है कि लोग टैक्स नेटवर्क में आ जाए। मतलब आपका एक बार आपने फॉरेन टूर पे गए हैं और टूर ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट किया है आपका पैन के बेसिस पे, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने रिकॉर्ड से चेक कर सकता है कि वो जैसा खर्चा कर रहे हैं वो उनके इनकम के अनुपात में है या नहीं है। तो चूंकि जो इनहेरेंट पर्पज है कि नेटवर्क में आ जाए ये लोग जो इतना खर्चा करते हैं, तो इसके लिए ये
रेट जो टीसीएस की वो कम कर दी कम कर दी गई तो लोगों का पैसा बचेगा ही, हाँ मतलब लिक्विडिटी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाएगी। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। और सर डिविडेंड के ब्याज में जो छूट दी गई है उससे जो रिटेल निवेशक है उनको किस तरह का फायदा होगा? उल्टा हुआ है अनुराग जी। अभी तक क्या था कि आपने शेयर खरीदने के लिए या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से पैसा उधार लिया है, भले आप बैंकिंग चैनल से लिया है या पर्सनल सोर्सेज से लिया है, और अगर आप उस पर ब्याज चुका रहे हैं तो उस पर अभी तक आपको जो डिविडेंड आता था, भले वो कंपनी से आओ या म्यूचुअल फंड से आओ, उस डिविडेंड के 20% तक ब्याज को क्लेम एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम करने की फैसिलिटी थी। जो वो फैसिलिटी है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया अगले साल से नहीं मिलेगी। मतलब आप जो ब्याज पे पैसा लेके मार्केट में डालते थे और उस पे एग्जम्प्ट करते थे, अब वो नहीं कर सकते। हाँ, पूरा तो पहले भी एग्जम्प्ट नहीं होता था, क्योंकि वो जो कैप थी डिविडेंड का 20% तक आपको डिडक्शन मिलता था, परंतु वो भी हटा दिया है। तो अभी आपको जो ब्याज दे रहे हैं वो आपका लॉस हो गया, क्योंकि उस पर आप वो टैक्स डिडक्टिबल नहीं है, और जो डिविडेंड आता है वो पूरी की पूरी तरह से टैक्सेबल हो गया आपके हाथ में। बिल्कुल। तो मतलब जो लोग पैसा इधर उधर करके कर रहे थे उनके लिए दिक्कत हो गई है। हाँ बिल्कुल। एक और चीज सर, दो आखिर के में वक्त की कमी है मेरे पास, तो ऑडिट रिपोर्ट पर पेनल्टी में किस तरह से बदलाव किए गए हैं, और क्या बजट के बाद आपको लगता है कि प्रोसिक्यूशन के नियम थोड़े सख्त किए गए हैं? देखिए, अभी तक ऐसा था कि आप जो टैक्स ऑडिट करवाते हैं या ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट रिपोर्ट वगैरह लेते हैं तो आप पे पेनल्टी लगती थी। मतलब जो टैक्स ऑडिट की जो पेनल्टी है वो 0.5% ऑफ टर्नओवर सब्जेक्ट टू ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख था, और उस पर 1 लाख रुपया जो टैक्स अपना ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसमें ऐसा था कि टैक्स पेयर को पेनल्टी का नोटिस दिया जाता था, उसको बोला जाता था भैया तुम रीजन बताओ, और अगर जेन्युइन रीजन हो तो वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप हो जाती थी। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया है कि अगर आप और टाइम पे ऑडिट रिपोर्ट आप सबमिट नहीं किया है या ऑडिट रिपोर्ट नहीं लिया है, तो जैसे वो रिवाइज रिटर्न की कैसे मैंडेटरी फीस है वैसे कि वैसे आपकी मैंडेटरी फीस है। अगर आप आपका डीले 1 महीने का है तो 75,000 रुपया, 1 महीने के ऊपर है तो 1.5 लाख टैक्स ऑडिट का है, और ट्रांसफर प्राइसिंग का जो है 50,000 1 महीने तक, 1 लाख रुपया। मतलब आपका अगर ऑडिट रिपोर्ट लेने में 1 दिन का भी डीले हो गया तो आपका 75,000 का चूना सीधा लग गया। बिल्कुल, लेकिन सर प्रोसिक्यूशन को फाइन में बदल दिया है। नहीं, प्रोसिक्यूशन का ऐसा है कि जो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे रिगरस इम्प्रिजन सश्रम कारावास की सजा है, तो वो सश्रम कारावास को सिंपल इम्प्रिजनमेंट में लोगों के लिए तो अच्छा ही है, जिसको डर लगता है कारावास से वो फाइन भर के छूट जाएगा। नहीं, फाइन नहीं, जो सश्रम कारावास है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, उसकी जगह सिंपल इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। और प्रोविजन और चेंज किए हैं कि भाई मैक्सिमम जो प्रोसिक्यूशन है वो 2 साल तक हो सकता है, और जो जज है, कोर्ट है, उनको डिस्क्रेशन रहेगा कि वो इम्प्रिजनमेंट की जगह सिर्फ फाइन लगा के छोड़ दे उनको, वो भी रहेगा। सर आखिर सवाल होगा सर मेरा आपसे, मोटर जो एक्सीडेंट का मुआवजा होता है जो ऑम्बुड्समैन के साथ द्वारा अवार्ड दिया जाता है, वो अब एक तरह से टैक्स फ्री होगा। ऐसा नहीं, मोटर क्लेम नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उसका इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, वो उस पर तो जो अब इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी, लेकिन जो ट्रिब्यूनल के द्वारा अवार्ड दिया जाएगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होगा। नहीं, ऐसा है कि आपका एक्सीडेंट Nearing the end of our